यह कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहते थे। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति मानो चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और मानो चिड़े का एक बच्चा था। उनके घर के पास ही कालू कौवे का भी घर था। कालू कौवा अपनी पत्नी नेहा कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे का दोस्त मानो चिड़ा था। मानो चिड़ा और कालू कौवा वे दोनों मिलकर शराब पिया करते थे। इसी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मानो चिड़ा टूनी चिड़िया और बच्चे का जरा भी ध्यान नहीं दिया करता था। कुछ दिनों से जंगल में काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी होती है। टूनी चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़े, ये देखो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। ये पैसे मैंने कुछ अनाज लाने के लिए रखे हुए थे। इसे ले जाओ और भोजन का सामान ले आओ। और हाँ, सामान लेकर ही आना, शराब पीकर मत आ जाना। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, सामान लेकर ही आऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। अब ऐसा कहकर मानो चिड़ा उस बारिश में निकल जाता है। अब रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू कौवा उससे पूछता है, हाँ भे मानो चिड़े, कहाँ जा रहे हो इस बारिश में अकेले अकेले? क्या शराब पीने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं कालू भैये, मैं तो भोजन का सामान लेने जा रहा हूँ। ये सारे पैसे टूनी चिड़िया ने मुझे भोजन का सामान लाने को दिए हैं। अच्छा, तो फिर क्या आज तुम इतने अच्छे मौसम में मेरे साथ नहीं चलोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा, और टूनी चिड़िया को तो मैं कुछ भी बहाना लगा दूंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा और मानो चिड़ा वे दोनों शराब पीने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मानो चिड़े का घर पर इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सोच रही होती है, अरे, ये मानो चिड़ा कहाँ पर रह गया? इसे तो मैंने कहा भी था कि कहीं और मत जाना, सामान लेकर सीधे घर पर आ जाना। इतने में मानो चिड़ा शराब की हालत में घर वापिस आ जाता है। अरे मानो चिड़े, कहाँ चले गए थे? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? और लाओ जल्दी से सामान जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। अरे भाई, कौन सा सामान? मैं तो तुम्हारे दिए पैसों से शराब पी कर आ गया हूँ। ये क्या किया तुमने मानो चिड़े? बारिश में कोई काम भी नहीं चल रहा। जो पैसे बचे थे उनसे तुमने शराब पी लिया। अरे बस बस भाई, ज्यादा मत सुनाओ मुझे। इससे अच्छा तो मैं घर वापिस आता ही नहीं। पता नहीं मैं वापिस क्यों आ गया। इतना कहकर मानो चिड़ा अपने घर में सो जाता है। मानो चिड़े को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब चलो, जो घर में थोड़ा भोजन बचा है इसी से आज गुजारा कर लेती हूँ। जैसे तैसे कर टूनी चिड़िया अपना और अपने बच्चे का बचे भोजन से गुजारा कर लेती है। रात में बारिश इतनी तेज हो जाती है, टूनी चिड़िया के घर में पानी भर जाता है। अरे मानो चिड़े, जल्दी से उठो। देखो जंगल में तूफान आ गया है। इससे पहले कि हमारा घर टूट जाए हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। फिर वह अब लोग घर से निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं पूरे जंगल में पानी भर चुका होता है, और तो और सभी पंछियों के घर भी टूट चुके होते हैं। सारे पंछी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। तभी मानो चिड़े को याद आता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम अभी यहाँ पर रुको। मैंने देखा है कालू कौवे के पास एक अपनी नाव है। कालू कौवा जरूर उस नाव से दूसरे जंगल जा रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, उससे मदद मांग कर आता हूँ। वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर ऐसा कहकर मानो चिड़ा कालू कौवे के घर के पास पहुँचता है तो देखता है कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ दूसरे जंगल जा रहा होता है। अरे भाई कालू, तुम जल्दी से अपनी नाव को मेरे घर की तरफ ले आओ, वहाँ मेरा परिवार खतरे में है। नहीं नहीं भी मानो चिड़े, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारी नाव में तो जरा भी जगह नहीं है। मेरी पत्नी ने तो नाव में कुछ सामान भी रख लिया है। फिर मानो चिड़ा भी उदास मन से टूनी चिड़िया के पास घर वापस लौट आता है। क्या हुआ मानो चिड़े? मानो चिड़ा उसे सब बताता है। देख लिया मानो चिड़े, तुम उसे अपना कितना अच्छा दोस्त समझते थे और उसने तुम्हारी मदद भी नहीं की। फिर इतने में वहाँ बुलबुल चिड़िया अपना पानी का जहाज लेकर आ जाती है। आ जाओ टूनी चिड़िया, जल्दी से जहाज में। इस जहाज में हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चे को लेकर उस जहाज में दूसरे जंगल चले जाते हैं। उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को एक पुराना घर मिल जाता है। वे वहाँ रहने लगते हैं।
मानो चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उस कालू कौवे को अपना अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करता था। वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं था। आज तो उसने मेरी मदद भी नहीं की। मैं तो बस उसके साथ शराब ही पीता रहा। हाँ, अच्छा हुआ मानो चिड़े कि तुम्हें जल्दी ही सारी बातें समझ आ गई, वरना अगर देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह एक नया घर बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उन्ना के जंगलों में कोसों दूर चिड़ियों का घर बसा था। यहाँ के पक्षी बहुत गरीब थे, जो अपने टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की होती है, जब ठंडी हवा के चलते गौरी सब्जी लेने बाजार जा रही होती है। तभी उसे टूनी आवाज देकर रोक लेती है। गौरी बहन, इतनी ठंड में बाहर कहाँ घूम रही हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है जंगल में घूमने का। वो तो घर में सब्जियां नहीं है, इसीलिए मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। अच्छा, तो जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो मटर लेती आना। क्यों टूनी, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर सब्जियां लेकर आऊं, मुझसे नहीं होगा। चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मेरा काम करने में तो तुम्हारे पैर ही घिस जाएंगे। अरे क्या सोचने लगी, चलोगी या मैं निकलूं? नहीं नहीं, रुको, मैं अभी अपना थैला लेकर आती हूँ। कुछ ही दूर जाने पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अरे दैया, अब ये बर्फ पड़नी क्यों शुरू हो गई? तुम रुक क्यों गई? चलते रहो, शरीर गर्म रहेगा, जिससे ठंड कम लगेगी। रुक जाने से ठंड ज्यादा और शरीर जम जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुंचती हैं तो देखती है कि सभी पंछी अपना अपना थैला लेकर बाजार से सामान लेकर अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी दोनों सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे दोनों शमशान घाट के पास से गुजरती हैं। वहां पर किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है, ये साथ वाले गांव के रामू काका की चिता जल रही है। बेचारे ज्यादा सर्दी लगने से चल बसे। हाय हाय, इस सर्दी ने तो जंगल में कई पक्षियों की जान ली है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आधी रात को गौरी का बेटा ठंड से ठिठुर रहा था, तो गौरी कौवी अपनी चादर उसे ओढ़ देती है। जैसे तैसे कर उस रात को गौरी कौवी ठंड में ठिठुरते निकाल देती है। रोज के रोज जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, बढ़ती ठंड के कारण जंगल में बहुत से पक्षियों की मौत हो जाती है। ठंड के कारण चिड़ियों का मुखिया भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। एक दिन मुखिया को ख्याल आता है कि कैसे इन कामचोर हो चुके पक्षियों को इस ठंड में मरने से बचाया जाए। मुखिया सभी पक्षियों को अपने घर पर बुलाता है। देखो पक्षियों, मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ सारे पंछी मेरे जीते जी अमीर और इकट्ठे रहें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुखिया जी? आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मेरे पास बहुत सा धन है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो धन बेकार हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी पंछी इकट्ठे होकर एक बड़ा सा घर तैयार करो। फिर वो सारा धन मैं आप सभी के सामने बराबर हिस्से में बांट दूंगा। सारे पंछी आपस में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप बोलो मुखिया जी, हम सभी पंछी आज ही बड़ा सा घर बनाने में लग जाएंगे। सारे पंछी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाते हैं। अगले दिन शाम होने तक सभी पंछी बड़ा सा लकड़ी का महल बना लेते हैं। सारे पंछी उस महल में इकट्ठे हो जाते हैं और मुखिया जी भी वहां पर आ जाते हैं। मुखिया जी, जल्दी से हम सभी को धन दे दीजिए, हम सभी आपस में बांट लेंगे। गौरी,
थोड़ा सब्र तो करो, अभी बताता हूँ। मैं तो सिर्फ आपका आलसीपन खत्म करना चाहता था। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम पंछियों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। हम सब आलसी हो गए थे, जिस कारण हम पंछियों ने उड़ना भी छोड़ दिया था और एक एक करके जंगल में पंछी मरने भी लगे थे। भगवान का शुक्र है हमारे जंगल में किसी की मौत नहीं हुई। समय रहते हम सभी ने मेहनत शुरू कर दी। मुखिया की बात सुनकर सभी पंछियों को समझ आ गया था कि कड़ाके की ठंड से कैसे बचा जाए। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानू मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे।
रानो मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गोरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव? मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गोरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का बुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानो मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानो कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानो को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानो को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। बारिश का मौसम आने वाला था। लाडो चिड़िया ने एक स्वस्थ अंडा दिया था। गर्मियों में आंधी आने से घोंसला थोड़ा बिखर गया था। जी सुनते हो, बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश आने से पहले हमें अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है लाडो, मैं अभी नदी किनारे जाता हूँ और तिनकी लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिलकर घोंसला जल्दी तैयार हो जाएगा। तुम अंडे के पास रहो। हम अभी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। इधर सभी अपने ही हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। लाडो के घोंसले में अंडे को देखकर गौरी कालू से कहती है, कालू, कल मेरी माँ आने वाली है। यह अंडा मैं उसे पीने को दूंगी। इस अंडे को जल्दी से उठाओ और अपने घोंसले में ले चलो। अंडा चुरा के कालू अपने घोंसले में ले आता है। नदी से वापस आकर घोंसले में अंडा ना पाकर लाडो और उसका पति बहुत उदास हो जाते हैं। सुबह होने पर जब गौरी अंडे को देखती है तो अंडा फूट गया था और उसमें से बच्चा निकल गया था। बच्चे को देख गौरी परेशान हो जाती है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का क्या करें। कालू, लो इस बच्चे को लाडो के घोंसले में छोड़ आओ और उससे माफ़ी मांग लेना। अगर ज़्यादा बोली तो 2 दिन चोंच मार देना उस चिड़िया को। कालू बच्चा लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे लाडो का पति मिल जाता है। वह उसे सारी घटना बताकर बच्चा वापस कर देता है। लाडो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उदयपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी टूटी फूटी झोंपड़ी और दूसरे के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाती है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर पास में पड़ी फटी चादर ओढ़कर टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टूनी लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है।
निराश मन से टूनी घर वापस आ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर मुझे ठंड से राहत मिल जाती। पता नहीं कब तक मुझे ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। तभी कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? टूनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुर रही थी। माँ जी, आप कौन हो? इतनी रात गए, वो भी बिना चादर के इतनी ठंड में क्यों घूम रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद कर दो। आज रात रुकने को मुझे अपने घर में जगह दे दो। टूनी चिड़िया को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इसको इतनी ठंड में अकेली बाहर भेज दिए। टूनी चिड़िया अपना कंबल बूढ़ी चिड़िया को ओढ़ने को दे देती है, खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने को उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। अरे, ये क्या? बूढ़ी अम्मा तो चली गई बिना कुछ खाए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। तभी उस कंबल से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और उस कंबल से भोजन की प्लेट उसके सामने आ जाती है। भूख इतनी जोरों से थी, टूनी झट से खाना शुरू कर देती है। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उस जादुई कंबल से पूरा करती है। टूनी जंगल में ठंड से ठिठुर रहे पंछियों को उस जादुई कंबल से ज़रूरतमंद चीज़ें देती है। इस तरह खुशी खुशी टूनी चिड़िया जंगल में पंछियों की मदद करती है। ढोलकपुर के जंगल में सारे पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल के सारे पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने वाला था। सभी पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी। लूसी कबूतर अपनी मुंह बोली बहन रानो के घर जाता है। वहां जाकर देखता है तो रानो का घर अभी तक नहीं बना था। कबूतर रानो से बोलता है, रानो बहन, अभी तक तुम्हारा घर बनकर तैयार नहीं हुआ है। हम सभी ने तो घर बना लिए हैं। क्या बताऊं कबूतर भैया, कन्नू चिड़े के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ घर बनाने में। फिर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर घर बनाने में जुट जाते हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों घर का ढांचा बना लेते हैं। अब बस छत पर सूखी घास डालना बाकी था। रानो चिड़िया, अब छत पर सूखी घास डालना बाकी है। अब हम जंगल में जाकर सूखी घास का प्रबंध करते हैं। फिर वे दोनों जंगल से सूखी घास लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौआ रानो चिड़िया का घर बनते सोच रहा होता है, आज मौका अच्छा है रानो से अपना बदला लेने का। इसे मैंने बस मुझसे शादी करने को ही बोला था। इसने मुझे सभी पंछियों के सामने थप्पड़ ही मार डाला। आज देखता हूँ कैसे जाएगी राजा के महल में
नया साल मनाने। फिर कालू कौआ उसके घर का ढांचा तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर सूखी घास लेकर जब घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया रोने लगती है। चुप कर जाओ रानो चिड़िया, ये सब किसने किया होगा? किसकी दुश्मनी है तुम्हारे साथ? मुझे तो लगता है ये सब कालू कौवे ने किया है। जब से मैंने उसे शादी करने के लिए मना किया था, तब से वह मेरा हमेशा नुकसान ही करता आ रहा है। शाम होते ही सारे पंछी राजा के महल में नया साल मनाने चले जाते हैं। राजा को महल में रानो चिड़िया और कबूतर दिखाई नहीं देते। मंत्री, रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में पेश किया जाए। उन्होंने राजा के निमंत्रण का अपमान किया है। रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में ले आते हैं। रानो, क्या तुम्हें पता नहीं, हर बार नए साल का जश्न महल में मनाया जाता है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों को हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कड़ी सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, पहले हमारी बातों को सुना जाए। रानो रोते हुए सारी बात राजा को बताती है। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट कौवे को और डाल दो इसे जेल में। मंत्री तोताराम, हमारी तरफ से इस नए साल पर रानो चिड़िया को नया घर तोहफे में दिया जाए। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना नया साल सभी पंछियों के साथ राजा के महल में मनाती है। रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौवा और गौरी कौवी मिलती है। सुनिए, मेरा नाम रानो है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है। आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है। हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है। मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है। मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे।
कालू जी, उस रानो का कोई अता पता नहीं चला। चील ने उसके साथ क्या किया होगा? यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ। आप इतने दिन बाद यहाँ आए। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील, आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानो ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं।